हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आज का हमारा ये वीडियो जो होगा वह भारत में चले आ रहे संवैधानिक विकास को बताएगा। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में प्रशासन करने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई गईं, कौन कौन से ऐसे नियम बनाए गए जिसके माध्यम से ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर इतने सालों तक राज करते रहे। तो ये कहानी उन्हीं सारे अधिनियमों की है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी बहुत से वीडियो आने बाकी हैं। चलिए अब टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के साथ, जो 1773 में लाया गया था। और इस एक्ट के साथ ही शुरुआत हो जाती है कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि कंपनी के कार्यों पर भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रण रखना है। और इसी के चलते इंग्लैंड में भी कंपनी की प्रशासनिक संरचना पर परिवर्तन लाया जाता है। होता यूँ है कि लंदन में कंपनी का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या संचालक मंडल होता था, जिसमें 24 सदस्य होते थे, जिनका प्रतिवर्ष निर्वाचन होता था चुनाव के माध्यम से। और इस चुनाव में वे शेयरधारक भाग लेते थे जिनके पास कंपनी के 500 पाउंड के शेयर होते थे। लेकिन अब जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो अब से सिर्फ वे शेयरधारक जिनके पास 1000 पाउंड के शेयर होंगे वे ही चुनाव में भाग लेकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को चुन सकेंगे। और रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इसके 1/4 सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। मतलब चुनाव तो अब हर साल होंगे, लेकिन उसमें जितने सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों का ही निर्वाचन होगा और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा गया था कि राजस्व संबंधी सभी मामले, दीवानी एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित किए गए सभी कार्यों को इन्हें सरकार से अवगत जरूर कराना होगा। और अब भारत सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब इस गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ही देखरेख करने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था तथा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई थी, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता था और इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। और उस समय नियुक्त ये सदस्य थे फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसेन और वॉरवेल। अब आगे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करता था। और मुख्य न्यायाधीश के पद पर उस समय एलिजा एम्पे को नियुक्त किया गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेज हो या भारतीय दोनों ही न्याय के लिए अपील कर सकते थे और इंग्लैंड में प्रचलित कानून के अनुसार न्याय दिया जाता था यहाँ। और आगे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये पूरी कहानी थी रेगुलेटिंग एक्ट की। लेकिन इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सी कमियां भी मौजूद थीं, जैसे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के बीच अक्सर मतभेद होते रहते थे किसी भी डिसीजन को लेकर। और ऐसी ही कुछ कहानी थी गवर्नर जनरल की काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद को लेकर। तथा साथ ही गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के ऊपर जो विशेष मामले प्राप्त हुए थे, उन मामलों पर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न होते थे इस गवर्नर जनरल और वहाँ के गवर्नर्स के बीच। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे रेगुलेटिंग एक्ट के। इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए आता है पिट्स इंडिया एक्ट। चलिए देखते हैं वो क्या था। तो कहानी है पिट्स इंडिया एक्ट की। इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, जो उस समय के ब्रिटेन के सबसे यंग प्रधानमंत्री हुए थे। अब जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया जाता है, तो हम जानते हैं कि ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया जाता है। और उस समय ब्रिटिशर्स 1776 के बाद अपना अमेरिकी उपनिवेश खो चुके थे, लेकिन अब वे भारत को नहीं खोना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कंपनी पर सरकार का स्पष्ट नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया था। इसी के तहत पिट्स इंडिया एक्ट में प्रावधान किए जाते हैं जो इस तरह से हैं कि इंग्लैंड में 6 सदस्यों का एक नियंत्रण बोर्ड होगा, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री होगा और इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। और भारत में मौजूद गवर्नर जनरल
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना भारतीय राजाओं से कोई संधि नहीं करेगा, चाहे वह संधि सहयोग की हो या युद्ध से संबंधित हो, सब में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इन्फ्लुएंस होगा। और साथ ही कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं या संचालक मंडल हैं, उनके पास जितने भी भारत से संबंधित पत्र आ रहे हैं, तो उन सभी लेटर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सामने प्रस्तुत ज़रूर करेगा। अब आगे बात करें तो भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसकी नियुक्ति तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करते थे कंपनी के, लेकिन उसे वापस बुलाने का अधिकार अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया था। और इसी तरह भारतीय शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण शुरू हो जाता है और इसी के तहत भारत में द्वैत शासन चालू होता है, जिसमें एक तरफ प्रत्यक्ष तौर पर कंपनी का शासन था और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी पर कंट्रोल रखते हुए भारत में प्रशासन कर रही थी। और ये द्वैत शासन 1858 के एक्ट तक जारी रहता है। और फिर आगे इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जो सदस्यों की संख्या थी, उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया, जिसमें से एक स्थान मुख्य सेनापति को दिया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट में ही बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल को अब पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया था। और इस एक्ट के बाद अब भारत में कंपनी के बीच जितने अधिकृत क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेशों के नाम से जाना जाने लगा था। तो ये थी पूरी कहानी पिट्स इंडिया एक्ट की। अब इसके बाद 1793 में एक छोटा सा एक्ट आता है, जिसमें कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब अगले 20 वर्षों तक कंपनी ही रूल करेगी इंडिया में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का खर्च भारतीय खजाने पर आरोपित कर दिया गया था। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम तो सरकार के लिए कर रही थी, ब्रिटिश सरकार के लिए, लेकिन अब उसका सारा खर्च ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उठाना था। चलिए, तो इसके बाद अब अगले एक्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं 1813 में आए, मतलब 1813 के चार्टर अधिनियम की। और इस एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई थी। मतलब ब्रिटिश सरकार ने पहले तो कंपनी को अलाउ कर दिया था कि आपके अलावा इंडिया से कोई और व्यापार नहीं करेगा, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी दूसरी इंग्लैंड की कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती थीं। लेकिन इस समय तक भी चीन के साथ होने वाले सभी व्यापार और चाय के व्यापार पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक अधिकार होगा। और 1813 के अधिनियम में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की गई थी, तथा साथ ही ईसाई मिशनरियों को लाइसेंस देकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की भी अनुमति दे दी गई थी। और इसी के साथ इस एक्ट में रेवेन्यू को भी अलग अलग कर दिया गया था। मतलब पहले जितना भी रेवेन्यू होता था उसे एक साथ कलेक्ट किया जाता था, एक साथ काउंट किया जाता था, लेकिन अब कॉमर्शियल ट्रेड के थ्रू जो रेवेन्यू होगा वो अलग काउंट किया जाएगा और टैक्स के थ्रू जो रेवेन्यू प्राप्त होता था वो अलग रखा जाएगा। तो ये सारे प्रावधान थे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 के। अब अगले एक्ट की बात करें तो वो है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसके तहत चीन के साथ होने वाले व्यापार और चाय संबंधी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। अब पूर्णतः मुक्त व्यापार की नीति अपना ली गई थी पूर्ण रूप से। लेकिन भारत का प्रशासनिक ढांचा अब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ही था और अब भारत में कंपनी का शासन अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। और अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और इसी के तहत विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए थे। इस परिवर्तन के साथ ही अब भारत का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी और बॉम्बे तथा मद्रास की परिषदों को कानून बनाने की शक्ति से पूर्णतः वंचित कर दिया गया था। मतलब अब केंद्रीकरण पर बल दिया जा रहा था। और आगे इसी अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया जाता है और कहा जाता है कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म, रंग आदि के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। और गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी उसमें 4th मेंबर के रूप में एक विधि विशेषज्ञ के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई थी। बस इतनी कहानी थी इस अधिनियम की। तो आज हमने जो 1813 और 1833 के अधिनियम देखे, इनमें जो ब्रिटिशर्स द्वारा मुक्त व्यापार की नीति को प्रोत्साहित किया गया था
उसने भारतीय व्यापारियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। मतलब अब पूरे भारत में सिर्फ ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट दिखते थे। भारतीय हस्तशिल्पों का तो एक तरह से पूरी तरह पतन हो गया था। चलिए अब अगले अधिनियम की बात करते हैं। तो अब सामने आता है 1853 का अधिनियम। और इस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश संसद जब चाहेगी तब वह कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करके सत्ता अपने हाथ में ले सकती है तथा संचालन मंडल से सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया और इसके लिए प्रतियोगी परीक्षा की भी शुरुआत कर दी गई थी। और सिविल सेवा परीक्षा की हिस्ट्री हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए अब इस अधिनियम के बाद अगले अधिनियम की बात करते हैं जो 1858 का अधिनियम था। और 1858 के इस अधिनियम ने बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया ब्रिटिशर्स की नीतियों में। हुआ यूं था कि उस समय 1857 का विद्रोह हो गया था, जिसके बाद 1858 के एक्ट के तहत भारत में अब कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है। इसी के साथ भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू की गई द्वैत शासन की प्रणाली का भी अंत हो जाता है और इंग्लैंड में स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अंत कर दिया जाता है और उसकी जगह भारत सचिव और उसकी परिषद का गठन किया जाता है। और इसमें भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता क्योंकि यह जो भारत सचिव है यह भी ब्रिटिश सरकार का ही मंत्री होता है। और अब भारत में गवर्नर जनरल की जगह ब्रिटिश सरकार अपने सीधे प्रतिनिधि के रूप में वायसराय की नियुक्ति करती है। मतलब गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय हो गया था और उसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाने लगी थी। और उस समय पहले वायसराय थे कैनिंग। और ब्रिटेन ने जब 1857 का विद्रोह देख लिया तो इस अधिनियम के तहत सरकार ने भारत में विलय विस्तार की नीति का त्याग कर दिया पूर्णतः। और इसी तरह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा शुरू हुई सरकार की जो नियंत्रण की प्रक्रिया थी वह इस 1858 के अधिनियम के साथ ही पूरी हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी तब तक के अधिनियमों की जब तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था। अगले वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि ब्रिटिश सरकार जब प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है इंडिया में तो वे कौन कौन से अधिनियम और कौन कौन से बदलाव लेकर आती है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में और कंप्लीट करते हैं इस पूरे टॉपिक को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।